22 साल की फरारी और 12 दिन पहले हुई गिरफ्तारी के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भारत आ चुका है। वो छोटा राजन जो दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन है, वो छोटा राजन जिस पर हत्या, फिरौती और धमकी के 70 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब वो छोटा राजन सीबीआई के शिकंजे में है। जो छोटा राजन इंडोनेशिया में एक आम कैदी की तरह हाथ में हथकड़ी लगाए सलाखों के पीछे आपको नजर आ रहा था, वही छोटा राजन भारत आने के बाद हाई प्रोफाइल कैदी बन गया है। यह पहला मौका है जब किसी अपराधी को बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने उसका डुप्लीकेट साथ रखा है। ऐसे में सवाल यह कि क्या छोटा राजन अपनी शर्तों पर भारत आया है? क्या खुफिया एजेंसियों के साथ छोटा राजन की कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या है यह पूरी कहानी? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दाऊद का डर ऐसा कि जिस देश की याद 22 सालों तक न आई, अचानक ही वो देश अपनी मां की तरह दिखने लगा। डॉन का ये ड्रामा इंडोनेशिया से भारत रवाना होने से पहले दिखा। फिल्मी विलन की तरह वो डायलॉग बोला। धरती माँ पे जा रहा हूँ, धरती माँ के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन इस ड्रामे के पीछे क्या छिपा हुआ था एक बड़ा सौदा? क्या भारत के दुश्मन नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से लड़ने के नाम पर छोटा राजन ने भारतीय एजेंसियों के साथ कोई डील की है? क्या उसने अपनी गिरफ्तारी के लिए कुछ शर्तें रखी थी? क्या वो हिंदुस्तान वापस ले जाए जाने के लिए अपनी बातों पर अड़ गया था? दाऊद का भूत छोटा राजन के सिर पर नाचता हुआ साफ दिखता है। अचानक इंडोनेशिया में उसका सुरक्षा का बढ़ जाना इसको साबित करता है। हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर, इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन का डिटेंशन सेंटर। रोज पूछताछ के लिए खुले आसमान के नीचे उसे ले जाया जाता था। साथ में रहते थे 2-3 पुलिस वाले और कोई भी छोटा राजन के करीब तक जा सकता था। दूसरी तस्वीर, इंडोनेशिया से भारत रवानगी से ऐन पहले अचानक कमांडो से घिर जाता है वही छोटा राजन। ऑटोमेटिक हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस ढेरों कमांडो। कोई आसपास फटक ना पाया। दोनों तस्वीरों के बीच छोटा राजन की डील साफ दिखती है। कहा जा रहा है कि छोटा राजन ने भारत के हाथ आने के लिए शर्तें रखी थी। उसे दाऊद से बचना था। दाऊद उसकी जान ले लेता। हर दूसरे साल दाऊद उस पर हमले की एक बड़ी साजिश रच रहा था। वो भारत के हाथों में ना पड़ता तो शायद मारा जाता। कहा जा रहा है कि यही छोटा राजन ने डबल गेम खेला। वो दाऊद से भी बच जाए और उस पर भारत में खतरा भी ना मंडराए। दिल्ली में छोटा राजन की सुरक्षा के लिए किए गए खास इंतजाम इस डील की गवाही देते हैं। छोटा राजन के लिए बाकायदा रखा गया है एक डुप्लीकेट। जी हाँ, डुप्लीकेट यानी हमशक्ल। यानी छोटा राजन कहीं भी रहे, कहीं भी आए जाए, एक नहीं 2-2 छोटा राजन दिखेंगे। दिल्ली में एयरपोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर तक छोटा राजन का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। बाकायदा छोटा राजन के लिए 3-3 काफिले बनाए गए थे। गाड़ियों के किस काफिले में कौन है ये कोई नहीं जानता था। सीबीआई मुख्यालय के जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं मेन गेट पर। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो सीबीआई दफ्तर के अंदर काम करता है, उसकी गहन सुरक्षा जांच के बाद ही उसको अंदर जाने की अनुमति है। डॉग स्क्वाड भी तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। फिलहाल जो मेन गेट है वहां पर सीआईएसएफ के जवान हैं और उसके ठीक सामने और आसपास में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहां पर कई बैरिकेडिंग लगाई गई है और किसी को भी अनुमति तभी मिल रही है अंदर जाने की जब उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा जा रहा है। फिलहाल अब ऊंची इमारतों पर भी या ऊंचे जगहों पर भी सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और दूर से ही वो निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और जिस तरीके से दाऊद की तरफ से छोटा राजन को थ्रेट मिला था, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने एहतियात बरता है और यहां पर इस सीबीआई बिल्डिंग के आसपास को छावनी में तब्दील किया गया है। शायद ये पहला मौका है जब देश में किसी गैंगस्टर की रखवाली के लिए सारी सरकारी एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ये पहला मौका है जब वीवीआईपी नेताओं के अलावा किसी डॉन की रखवाली के लिए उसका हमशक्ल रखा गया है। आखिर कैसे काम करेगा ये हमशक्ल? 24 घंटे राजन का डुप्लीकेट उसके साथ रहेगा, भले ही उसे दिल्ली या मुंबई ले जाया जाए। यहाँ तक कि हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर भी वो रहेगा। छोटा राजन जिस भी सुरक्षा घेरे में रहे, उसी घेरे में उसके डुप्लीकेट को भी रखा जाएगा ताकि किसी को भी शक न हो। भले ही राजन कोर्ट जाए, अस्पताल जाए या किसी दूसरी जगह ले जाया जाए, राजन उसका डुप्लीकेट एक जैसी कारों में सफर करेंगे।
इस दौरान सुरक्षा में तैनात जवान दोनों के चेहरों पर मास्क डालकर रखेंगे। राजन की रखवाली घेरे में करीब 25 से 30 कमांडो रहेंगे। ये असॉल्ट राइफल, MP5 मशीन गन और ग्लॉक पिस्टल से लैस होंगे। कहा यहाँ तक जा रहा है कि SPG से सुरक्षा पाने वाले लोगों के लिए जैसा मॉक ड्रिल होता है वैसा ही छोटा राजन के लिए भी अपनाया जाएगा। सवाल ये कि आखिर भारत में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद छोटा राजन के डुप्लीकेट रखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर कौन छोटा राजन के दुश्मन हैं? क्या सिर्फ दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अनीस इब्राहिम ही है उसके खून के प्यासे, या कुछ हिंदुस्तानी भी मौके की तलाश में हैं? बताया जा रहा है कि राजन की डुप्लीकेट की तलाश कई दिनों से थी। राजन को दाऊद ही नहीं बल्कि अपने ही गैंग के कुछ लोगों से भी खतरा है। ये वो लोग हैं जो दाऊद से मिल चुके हैं या पैसा न मिलने से खफा हैं। कहा यह भी जा रहा है कि छोटा राजन को कुछ राजनेताओं और सरकारी अफसरों से भी खतरा हो सकता है। इन्हें डर है कि कहीं छोटा राजन CBI की कड़ी पूछताछ में पुराने रिश्तों का खुलासा न कर दे। इन रिश्तों की भनक छोटा राजन के राजदार गैंगस्टर संतोष शेट्टी भी दे चुका है। ये वही संतोष शेट्टी है जिसने साल 2000 में छोटा शकील के हमले में बुरी तरह जख्मी छोटा राजन को बैंकॉक के एक अस्पताल से भागने में मदद की थी। संतोष शेट्टी ने IBN 7 से खास बातचीत में बताया, छोटा राजन कानून से भागते भागते थक चुका था। 2007 में भी वो हिंदुस्तान आकर अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करने को तैयार था। उसे लगता था कि उस पर लगे आरोप कई साल पुराने हैं और अब पुलिस उन्हें साबित नहीं कर पाएगी। प्रत्यर्पण के लिए छोटा राजन ने भारतीय एजेंसियों से संपर्क भी साधा था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें मानी नहीं गई थी, लिहाजा वो कानून के हाथों में नहीं पड़ा। छोटा शकील से छोटा राजन बेतरह डरा हुआ था। उसने कहा था कि 15 सालों में छोटा शकील ने 4 बार उसका पता लगाकर मारने की कोशिश कर ली थी। साल 2000 में बैंकॉक में, 2002 में सिंगापुर में, 2004 में जिम्बाब्वे में और 2015 में ऑस्ट्रेलिया में। हर बार छोटा शकील की लोकेशन उसके ही किसी साथी ने छोटा शकील तक पहुंचाई थी। इसीलिए छोटा राजन अपने किसी भी साथी पर भरोसा नहीं कर रहा था। फरवरी 2015 में छोटा राजन ने तय कर लिया, अब और नहीं भागेगा। छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में था। कहा जाता है कि ये जानकारी दाऊद गैंग तक पहुंचाने के पीछे कारोबारी रियाज भाटी का हाथ था। आरोप ये भी लगे कि छोटा राजन के पकड़े जाने के बाद जश्न की डॉन की पार्टी में शामिल होने के लिए भाटी को दुबई भी बुलाया गया था। हालांकि IBN 7 से खास बातचीत में भाटी ने इन इल्जामों से साफ इनकार किया। वो पहली बार मीडिया के सामने आए। ना ही मैं दाऊद को जानता हूँ फोन पर, ना ही मेरे कभी उनसे बात हुई है। दाऊद को जानता कोई नहीं है, सब जानते, पर मेरा दाऊद से कोई संबंध नहीं है। एजेंसी अगर मेरे दाऊद से संबंध होते तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, मैं जेल में होता। और कॉमन सेंस है, एक बिजनेसमैन के गैंगस्टर से कैसे ताल्लुकात हो सकते हैं? और मुझे तो खुद को थ्रेट्स है 3। बहरहाल सूत्रों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खतरा सूंघने के बाद से ही छोटा राजन ने भारतीय एजेंसियों से सौदेबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि छोटा राजन ने गिरफ्तार होने और भारत आने के लिए कई शर्तें रखी। पहली शर्त, मेरा हमशक्ल दो, मेरा डुप्लीकेट मेरे साथ रहे ताकि मेरे दुश्मन चूके। दूसरी शर्त, मुझे हिंदुस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए ताकि मुझे सफर के दौरान गोली ना मारी जा सके। तीसरी शर्त, मुझे मुंबई नहीं जाना, मुंबई पुलिस के कब्जे में नहीं रहना, क्योंकि मुंबई पुलिस में दाऊद के लोग हैं, उनसे बचना है। चौथी शर्त, मुझे जब तक हो सके जेल से दूर रखा जाए, जेल में भी दाऊद की पहुंच है, उसके अपराधी हमला कर सकते हैं। पांचवी शर्त, मेरी तबीयत का खास ध्यान रखा जाए। छठी शर्त, मेरे खिलाफ चल रहे सारे केस एक जगह सुने जाएं, ताकि अदालतों का चक्कर कम से कम लगे और मैं सुरक्षित रहूं। It is a big achievement for Indian government and Indian security and intelligence agencies. इस बीच मुंबई पुलिस छोटा राजन के अपने हाथ से निकलने से खफा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस कह रही है कि राजन से जुड़ी हर जानकारी उसने जुटाई, राजन की पूरी फाइल उसने तैयार की, और जब शाबाशी बटोरने की बारी आई तो सारा श्रेय CBI और दिल्ली पुलिस उड़ा ले गई। सिर्फ मुंबई में ही राजन के खिलाफ 70 केस दर्ज हैं। अब प्लान बी को अमल में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक 15 दिन के भीतर ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना था। इसी बीच प्लान के तहत ही छोटा राजन की पत्नी सुजाता निखालजे उर्फ नानी भी बैंकॉक पहुंच गई। सुजाता का वहां पहुंचना छोटा राजन के लिए वरदान साबित हुआ। ये पेटी मर्डर केसेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस ये CBI का काम नहीं है ये, और 70 केसेस का इन्वेस्टिगेशन कब तक करते रहेंगे लोग? ये तो लोकल पुलिस स्टेशन को देना चाहिए था, महाराष्ट्र पुलिस को देना चाहिए था, ताकि वो अपने लेवल पे इंक्वायरी करके, उसमें बहुत काम करना पड़ेगा। इसमें पंचनामे से लेने से लेके, सर्च लेने से लेके, इंट्रोगेशन से लेके 70 केसेस, तो कि CBI की पूरी टीम राजन के लिए काम करने वाली पूरी की पूरी। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन जो मुंबई पुलिस ने की है इतने सालों से,
तो पूरा एविडेंस तो यहीं पे है। तो अगर लेके गए हैं तहकीकात के लिए तो एक बात है, लेकिन केसेस जो हैं इस के तहत, इस सेक्शन के मकोका के तहत, वो तो बंबई में ही चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दाऊद से बचाने की शर्त मान ली तो छोटा राजन कह रहा है मुझे दाऊद से बचाओ, और बदले में वो क्या जानकारियां दे सकता है, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। दाऊद का आका कौन सा पाकिस्तानी हुक्मरान है, किसके दम पर दाऊद लगातार अपने आप को बचाए हुए है? दाऊद को ISI में कौन बचा रहा है? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी दाऊद को सपोर्ट करती है, उसकी पनाहगार है, यह बात भी बहुत साफ हो चुकी है। क्या इसके बारे में छोटा राजन कुछ बता पाएगा? दाऊद के विदेश के कार्यक्रम कौन तय करता है? यह भी खबरें आती है कि दाऊद विदेश जाता रहता है, लेकिन किस तरीके से, कैसे तय होते हैं उसके कार्यक्रम, उसकी सुरक्षा में कितने घेरे हैं और कौन है उसकी सुरक्षा का हेड? तो क्या मिशन दाऊद के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है छोटा राजन? इसके अलावा क्या दाऊद से जुड़ी बेहद अहम कमजोरी से पर्दा उठा देगा छोटा राजन? दाऊद का करीबी दोस्त कौन है? ये सारी बातें छोटा राजन को पता है, क्योंकि वो खुद एक जमाने में दाऊद का बहुत करीबी रहा है। वो दाऊद के परिवार को भी जानता है, ऐसे में दाऊद के बच्चे कहां हैं, और इन दोनों की जब लड़ाई चल रही थी तो ये एक दूसरे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे थे। तो क्या छोटा राजन को यह भी पता है कि अपने बच्चों से संपर्क कैसे साधता है दाऊद इब्राहिम? क्या दाऊद भेष बदलकर पारिवारिक जलसे में जाता है, अपनी बेटी की शादी हो या कई ऐसे मौकों पर दाऊद इब्राहिम के बारे में यह जानकारियां आई कि वो इन जलसों में जाता है? क्या डी कंपनी के चेहरों के गहरे राज भी खोल देगा? क्योंकि यह बात तय है, डी कंपनी को छोटा राजन बहुत अच्छे से जानता है। एक जमाने में वो खुद इसका हिस्सा रहा है, खासतौर पर दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम की कमजोरी। अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, ये दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारियां जुटा ली तो ये समझिए दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गए। क्योंकि छोटा शकील है दाहिना हाथ दाऊद इब्राहिम का। उसके ठिकाने के बारे में क्या छोटा राजन बता सकता है? दाऊद के दुबई के दफ्तर में कौन आता जाता है, क्या इसकी जानकारी छोटा राजन को है? इस पर भी नजर रहेगी। मुंबई का कारोबार इस वक्त कौन संभाल रहा है? क्या अब भी दाऊद इब्राहिम का दबदबा मुंबई में चलता है? तो क्या दाऊद से बचाने की शर्त मान ली तो ये जानकारियां छोटा राजन हमें दे पाएगा। अफ्रीकी देशों में दाऊद का कौन सा धंधा, ये दाऊद से और जो जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, खासतौर पर उसके बिजनेस, उसके धंधों से जुड़ी जानकारियां, ये भी उम्मीद है कि छोटा राजन से इसके बारे में जानकारियां निकले। खासतौर पर ब्लड डायमंड, IBN 7 ने आपको स्टोरी दिखाई थी, उसके धंधे के बारे में दाऊद का मददगार कौन है और उसके बारे में जानकारी क्या छोटा राजन दे सकता है, इसकी भी उम्मीद रहेगी। सोने की तस्करी के सिंडिकेट का मुखिया कौन है? आखिर दाऊद इब्राहिम का इस कारोबार का हेड कौन है के बारे में भी छोटा राजन जानकारियां दे सकता है। साथ ही साथ मैच फिक्सिंग में, क्रिकेट फिक्सिंग में दाऊद इब्राहिम का हमेशा से नाम आता रहा, तो क्या छोटा राजन के पास इस बारे में भी कोई जानकारी है? इस पर भी जांच एजेंसियों की नजर रहेगी, पूछताछ करने वाली एजेंसियों की नजर रहेगी। क्या बता देगा कि इस वक्त भारत में दाऊद के एजेंट कौन कौन है? भारत में किसी पार्टी का नेता दाऊद के संपर्क में है? कई लोगों की पोल खुल सकती है, या फिर क्या कुछ ऐसे खुलासे छोटा राजन कर सकता है जो चौंकाने वाले हो? बॉलीवुड में भी दाऊद इब्राहिम का दखल देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। इस तरह की बातें आती रही हैं, आरोप आते रहे हैं। खासतौर पर मुंबई पुलिस के बारे में तो छोटा राजन ने साफ साफ गिरफ्तारी के बाद भी बयान दिया था कि मुंबई पुलिस के कई अधिकारी दाऊद के संपर्क में। तो क्या इन अफसरों के बारे में भी दाऊद का इनमें कितना दबदबा है, किस तरह से जुड़ा हुआ है यह तंत्र दाऊद से, इसके बारे में भी छोटा राजन क्या कोई जानकारी दे सकता है? तो ये बातें हैं, अगर दाऊद से बचाने की शर्त मान ली तो छोटा राजन क्या ये खुलासे कर सकता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और इंडिया 9 बजे में अब खबर इश्क, निकाह और धोखे की। यह कहानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान की जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के पत्रकार आरिफ निजामी का दावा है कि इमरान खान की बीवी और पेशे से पत्रकार रहम खान ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। इस साजिश का सच जब इमरान को मालूम हुआ तो उन्होंने रहम को तलाक देने का ऐलान कर दिया। सवाल ये कि रहम इमरान खान को क्यों मारना चाहती थी और उसने कैसे रची इमरान के खिलाफ जहरीली साजिश। जब तक वो खेल के मैदान पर रहा, उससे थरथराते रहे, उसके विरोध में।
जब वो सियासत के मैदान में उतरा तो उसने अपने विरोधियों की चूलें हिला दी, लेकिन मोहब्बत के मैदान पर उसे मिला जिंदगी का सबसे जहरीला धोखा, एक ऐसा धोखा जो उसकी जान पर भारी पड़ने वाला था। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के दिग्गज राजनेता इमरान खान की पत्नी रेहम खान पर लगा है बेहद जहरीला और संगीन आरोप। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ निजामी का आरोप है कि रेहम इमरान खान को मारना चाहती थी। निजामी का दावा है कि इमरान खान और रेहम की निजी जिंदगी बेहद तनावपूर्ण थी। आए दिन दोनों के बीच तू-तू मैं होती रहती थी। कई बार तो नौबत हाथापाई तक आ चुकी थी। निजामी के मुताबिक रेहम भी इमरान खान पर हाथ छोड़ने में पीछे नहीं रहती थी। निजामी के मुताबिक रेहम खान बेहद महत्वाकांक्षी थी। वो पाकिस्तान की सियासत में अपना बड़ा नाम बनाना चाहती थी। रेहम पीटीआई को अपने तरीके से चलाना चाहती थी और इसी मुद्दे पर इमरान और रेहम के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। निजामी का तो यह भी दावा है कि रेहम की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने इमरान को अपने रास्ते से हटाने का इरादा कर लिया था। निजामी के मुताबिक एक बार रेहम ने इमरान खान को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया था। जहरीला लड्डू खाते ही इमरान की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। ये खान साहब बहुत देर पहले उनका दिल उतर चुका हुआ था जब मैंने पहले खबर दी, क्योंकि इनकी जिंदगी जो थी अजीर्ण कर दी थी इस खातून ने। आखिरकार जब इमरान को अपनी बीवी की असलियत मालूम हुई तो उन्होंने उससे छुटकारा पाने की ठान ली। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इमरान खान ने ईमेल के जरिए उन्हें तलाक दे दिया। लंदन एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गई, पीछे से खान साहब ने उनको एक ईमेल के जरिए तलाक भिजवाई है। ये म्यूचुअल कॉन्सेंट से हुई है, ये बिल्कुल गलत है। जब ये तलाक पहुंची है उन तक तो ये रहम खान तो बिल्कुल शॉक्ड थी, बिल्कुल कि ये हुआ क्या है। आरिफ निजामी वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले दिसंबर 2014 में खबर दी थी कि इमरान खान बीबीसी की पत्रकार रेहम खान से शादी करने वाले हैं। बाद में इस खबर पर मोहर लगी और जनवरी 2015 में इमरान ने रेहम के साथ बाकायदा निकाह भी किया। इमरान और रेहम की तलाक की खबर भी निजामी ने ही सबसे पहले ब्रेक की। निजामी एक बार फिर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि अगर उनका दावा गलत है तो इमरान और रेहम सामने आकर इसका खंडन क्यों नहीं करते। तलाक से जुड़े विवाद का मुद्दा तूल पकड़ता देख इमरान खान ने ट्विटर पर अपनी बात जरूर कही, लेकिन उन्होंने निजामी के दावों पर कुछ नहीं कहा। ये मेरे, रेहम और हमारे परिवार के लिए दुख की घड़ी है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारी निजता का सम्मान करें। किसी को हमारे निजी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तलाक के बारे में पैसों के लेन देन से जुड़े सभी आरोप बेबुनियाद हैं। रेहम खान ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि 30 अक्टूबर को एक ट्वीट के जरिए उन्होंने तलाक की बात कबूल कर ली। हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है और तलाक के लिए आवेदन कर दिया है। इमरान और रेहम दोनों की ये दूसरी शादी थी। इमरान की छवि शुरू से ही प्लेबॉय की रही है। कई खूबसूरत चेहरों के साथ उनके इश्क के चर्चे होते रहते थे। 1995 में इमरान ने ब्रिटिश नागरिक जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन 2004 में दोनों का तलाक हो गया। इसके करीब 10 साल बाद इमरान ने रेहम खान का दामन थामा, लेकिन ये रिश्ता महज 10 महीने ही चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।